नमस्कार। कभी सोचा है कि भारतीय समाज की कई गहरी जड़ें कहाँ से आती हैं? इनमें से बहुत कुछ 1000 साल लंबे दौर में बना था। आज हम उसी वैदिक काल की कहानी में गोता लगाएंगे, जो आप मानिए लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चला। सोचिए जरा, पूरे 1000 साल। अब देखिए, इतना लंबा जो दौर है, इसे समझने के लिए इसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला अर्ली वैदिक पीरियड या कहें ऋग्वैदिक काल, और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल। पर यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या इन दोनों हिस्सों में सब कुछ सेम था? जैसा कि हम आगे देखेंगे, 1000 साल में तो जमीन आसमान का फर्क आ गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इस पूरे 1000 साल के दौरान जिंदगी, समाज और लोगों की सोच एक जैसी ही बनी रही? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ठहराव का नहीं, बल्कि जबरदस्त बदलाव का, एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था। तो चलिए इस बदलाव की पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझते हैं। पहले हम शुरुआती दौर को देखेंगे, फिर समाज में आए ट्रांजिशन पर नजर डालेंगे, फिर वैदिक जीवन के जो मेन पिलर्स थे उन्हें समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इस युग की विरासत क्या रही। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अर्ली वैदिक इंडिया में जिंदगी कैसी थी। ये वो समय था जब समाज की पूरी संरचना, उसका स्ट्रक्चर बन ही रहा था, और सबसे खास बात, ये काफी हद तक फ्लेक्सिबल था। जैसे कि वर्ण व्यवस्था, हाँ, ये उस दौर में भी थी, लेकिन शायद वैसी नहीं जैसी हम आज उसे जानते हैं। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये जन्म से नहीं, बल्कि किसी के काम, उसके प्रोफेशन और उसकी क्वालिटी से तय होती थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि कोई भी अपनी काबिलियत से समाज में अपनी जगह बदल सकता था। सोचिए। और महिलाओं का क्या? उनका समाज में क्या स्थान था? ऋग्वैदिक काल में उनकी स्थिति काफी मजबूत थी। वो काफी एम्पावर्ड थीं। उन्हें पढ़ने का हक था। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं ने तो वेदों के मंत्र तक लिख डाले। वे अपना जीवन साथी भी खुद चुन सकती थीं, स्वयंवर के जरिए। ये उस तस्वीर से जो बाद के समय में बनी बहुत बहुत अलग है। पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो वहां भी डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स थे, जैसे सभा और समिति नाम की असेंबलीज थीं, जिनमें आम लोगों की भी बात सुनी जाती थी। और पता है, ये संस्थाएं इतनी पावरफुल थीं कि वो राजा को चुन भी सकती थीं और अगर जरूरत पड़े तो हटा भी सकती थीं। मतलब राजा की पावर पर एक चेक था, एक अंकुश था। लेकिन फिर समय बदला, और उत्तर वैदिक काल आते आते समाज की जो पूरी तस्वीर थी वो बदलने लगी। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी थी ना, वो अब धीरे धीरे कठोरता में, रिजिडिटी में बदल रही थी। सबसे बड़ा बदलाव आया वर्ण व्यवस्था में ही। जो सिस्टम पहले प्रोफेशन और क्वालिटीज पर बेस्ड था, वो अब पूरी तरह से जन्म पर आधारित हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पहचान अब किसी के काम से नहीं, बल्कि उसके जन्म से तय होने लगी। और इसका नतीजा, सोशल मोबिलिटी, यानी समाज में अपनी जगह बदलना अब लगभग नामुमकिन सा हो गया। और इस सामाजिक बदलाव का सबसे गहरा असर, दुख की बात है, महिलाओं की स्थिति पर पड़ा। जहां ऋग्वैदिक काल में वो शिक्षित थीं, स्वतंत्र थीं, अब मानो उनके पर कतरे जाने लगे। उनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद होने लगे, प्रॉपर्टी राइट्स कम कर दिए गए। और तो और इसी दौर में बाल विवाह जैसी प्रथाएं भी शुरू हुईं। महिलाओं को कई जरूरी धार्मिक रिचुअल से भी बाहर कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा और साफ तौर पे एक नेगेटिव सामाजिक बदलाव था। तो चलिए अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और वैदिक जीवन के 2 सबसे जरूरी पिलर्स को समझते हैं, समाज का स्ट्रक्चर और उनका एजुकेशन सिस्टम। तो जैसा हमने देखा, उत्तर वैदिक काल तक ये 4 लेवल वाली वर्ण व्यवस्था समाज में पूरी तरह से जम चुकी थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण, यानी पुजारी और शिक्षक, फिर क्षत्रिय यानी योद्धा और शासक, तीसरे नंबर पर वैश्य, जो व्यापारी और किसान थे, और सबसे आखिर में शूद्र, जो सेवा प्रदान करने वाले लोग थे। अब आते हैं एजुकेशन पर। उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। आप इसे आज के बोर्डिंग स्कूल जैसा समझ सकते हैं, पर एक बहुत बड़े फर्क के साथ। यहाँ स्टूडेंट्स अपने गुरु के साथ उनके परिवार का हिस्सा बनकर रहते थे, और मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं था, बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनाना, जीवन जीना सिखाना था। गुरुकुल की शिक्षा आप कह सकते हैं बहुत होलिस्टिक थी। इसमें वेद, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स सब कुछ शामिल था। ज्ञान देने का तरीका ज्यादातर ओरल था, सुनकर और याद करके, जिसे श्रुति कहते हैं। लेकिन यहां भी वही बदलाव आया।
समय के साथ ये उच्च शिक्षा भी ज्यादातर ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए ही रिजर्व हो गई। अब समाज और शिक्षा तो बदल ही रहे थे, पर इसके साथ साथ लोगों की धार्मिक सोच में भी एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आ रहा था। फोकस जो था वो बाहरी कर्म कांडों से हटकर अंदर की खोज यानी फिलॉसफी की तरफ जा रहा था। इसे ऐसे समझिए, शुरुआत में अर्ली वैदिक पीरियड में धर्म का मतलब था बड़े बड़े यज्ञ करना, बाहरी रिचुअल्स को फॉलो करना, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जोर इस बाहरी पूजा से हटकर अंदर की खोज पर आ गया। अब सवाल ये नहीं था कि देवताओं को कैसे खुश किया जाए, अब सवाल ये था कि सच क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है। और यहीं से उपनिषदों का दौर शुरू हुआ। उन्होंने ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी और आत्मा यानी हमारे अंदर की चेतना या सेल्फ जैसे गहरे सवाल उठाए। उनकी एक कोर टीचिंग यही थी कि ब्रह्म ही परम सत्य है और हर किसी के अंदर जो आत्मा है वो उसी का एक हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा शिफ्ट था। फोकस जो था वो रिचुअल्स और यज्ञों से हटकर ज्ञान और सेल्फ रियलाइजेशन पर आ गया। लक्ष्य भी बदल गया। अब देवताओं को खुश करने के बजाय मोक्ष या लिबरेशन हासिल करना मेन गोल बन गया। और तरीका बाहरी सेरेमनीज से हटकर अंदर सोचना यानी इंटरनल कंटेम्पलेशन। तो इन सब बदलावों का आखिर नतीजा क्या निकला? इस 1000 साल के दौर ने आने वाले भारत के लिए आखिर कैसी नींव रखी? देखिए, सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि वैदिक काल कोई रुका हुआ स्टैटिक पीरियड नहीं था। ये गहरे सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक बदलावों का एक बहुत ही डायनामिक, एक बहुत ही हलचल भरा दौर था। असल में ये बदलाव की ही एक कहानी है। अगर हम इसे समराइज करें तो वर्ण व्यवस्था फ्लेक्सिबल से रिजिड हो गई, महिलाओं के अधिकारों में भारी गिरावट आई और धर्म का फोकस बाहरी यज्ञों से हटकर अंदर के ज्ञान की ओर चला गया। इन सारे बदलावों ने ऐसी सामाजिक और दार्शनिक नींव रखी जिसका असर सदियों तक बल्कि आज तक महसूस किया जाता है। और याद रखिए, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, ये 1000 से भी ज्यादा सालों में हुआ। ये एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की नींव को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। समाज, हायरार्की और ज्ञान के बारे में ये जो हजारों साल पुराने विचार हैं, ये आज भी हमारी दुनिया में किस तरह गूंजते हैं? सोचिएगा जरूर।